हेलो स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं और जो लेसन है उसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो क्या है इस लेसन के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हैं। ये लेसन जो है, इससे पहले आपको ध्यान है कि हम लोगों ने इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि कैसे इनहेरिटेंस वेरिएशंस को लेकर के एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, किन्होंने इनको प्रूव करके दिखाया, ठीक है। आज इस लेसन के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस लेसन है, इसमें बात करेंगे कि किस तरीके से जो इनहेरिटेंस होती है, ठीक है, यानी कि किस तरीके से वो कौन सी चीज होती है जो इनहेरिटेंस लेके आती है, ठीक है। तो वो कौन है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसा दिखता है, उसकी कैसी बनावट है, उसके कितने टाइप होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में या फिर इसके ऊपर लेकर के कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, ये सब कुछ आप इस लेसन के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ये लेसन स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए देखिए। तो आइए देखिए, अब बात को आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। तो जो पहला टॉपिक आ रहा है वो है जीन। जीन क्या है, ठीक है। तो देखिए, जीन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जीन इज द हेरिडिटरी यूनिट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, ठीक। यानी कि जो जीन होता है वो एक हेरिडिटरी यूनिट है। इसका मतलब एक ऐसी इकाई जो कि गुणों को मां बाप से बच्चों तक पहुंचाती है। उसकी सबसे छोटी यूनिट कौन है, वो है जीन है, ठीक है। अच्छा, इट इज ऑल्सो नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि इसको क्या बोल रहा है कि इसको हम फंक्शनल यूनिट भी जानते हैं, इसको फंक्शनल यूनिट भी कह देते हैं। किस चीज की फंक्शनल यूनिट कह देते हैं? इनहेरिटेंस की। किसके बेसिस पर कह देते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पर इसको इनहेरिटेंस की फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोलता है कि इट इज वेल नोन फैक्ट दैट जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए एंड इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। यानी कि ये पता है हमें कि जो जीन है वो डीएनए का ही पार्ट है, ठीक है। ये एक ये तथ्य अब पता चल चुका है कि जीन जो है किसका पार्ट होता है? डीएनए का। एंड इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और ये किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, ठीक है। अच्छा, यानी कि डीएनए जो बना होगा वो डीएनए बना होगा न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। और डीएनए को बना कौन रहा है? जीन्स बना रहा है। और इट मींस जो पूरा डीएनए हुआ वो न्यूक्लियोटाइड से बना है। तो कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स के ग्रुप मिल करके एक जीन बना देते हैं, और जीन मिल करके एक डीएनए बना देता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अ जीन कैन ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड म्यूटेट। अब यहां पर टर्म समझते हैं। देखिए, जीन कैन ग्रो मतलब जीन अपने आप ग्रो कर सकता है, ठीक है। कैसे जीन अपने आप ग्रो कर सकता है? जीन जो है, ठीक है, जब उसको जीन जो है अपने आप कहीं अगर आप उसको बाहर निकाल के टेबल पर रख देते हो तो वो एक सिंपल, जैसे एक नॉन लिविंग थिंग होती है, ठीक है। एक आपका केमिकल मॉलिक्यूल जो होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये अपने आप थोड़ी ग्रोथ कर जाएंगे, अपने आप ग्रोथ नहीं करेंगे। जब तक उसको एक मैकेनिज्म नहीं मिलेगा तब तक ग्रोथ नहीं करेगा। तो जैसे ही उसे मैकेनिज्म मिलता है तो वो ग्रोथ करने लगता है, ठीक है। वो मैकेनिज्म कहां मिलता है? इसको सेल के अंदर मिलता है। तो ये ग्रोथ करेगा, अपने आप ग्रोथ करेगा, अपनी लेंथ को भी बढ़ा सकता है, घटा सकता है, अपनी लेंथ के अंदर कोई चीज ऐड कर सकता है, ठीक है। इवन रिप्रोड्यूस कर सकता है। रिप्रोड्यूस करने का मतलब क्या है? कि अपनी डुप्लीकेट कॉपीज बना सकता है, यानी रेप्लिकेशन भी कर सकता है, और म्यूटेट कर सकता है। इट मींस अपने अंदर कोई ना कोई चेंजेस ला सकता है, ठीक है। अच्छा, द टर्म जीन वाज क्वाइंड बाय विल्हेल्म जोहानसन इन 1909। जो विल्हेल्म जोहानसन जो थे, ये एक बोटेनिस्ट थे
डेनमार्क के, तो इन्होंने 1909 में 1909 में सबसे पहली बार ये जो जीन शब्द है उसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोमल थ्रेड which runs along the entire length of chromosome। ठीक, अच्छा, अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो जीन्स है वो लोकेटेड कहां है? वो लोकेटेड है क्रोमोसोमल थ्रेड में। ठीक है, अच्छा, और क्रोमोसोमल थ्रेड के साथ होते 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 उसकी लंबाई के साथ साथ चलते चलते एक क्रोमोसोम का निर्माण कर देता है। ठीक है, ये बताना चाह रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि क्रोमोसोम, ठीक है, कंप्लीट क्रोमोसोम एक क्रोमोसोमल थ्रेड से बना, और क्रोमोसोमल थ्रेड क्या है? वो डीएनए से बना, और डीएनए किससे बना? वो जीन से बना। सिंपल सी बात। ठीक है, अच्छा, तो हम यही बोलेंगे ना कि क्रोमोसोम पर जीन मौजूद है। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में एक एग्जांपल देके बताता हूं। मकान किससे बना? मकान बना, ठीक है, वो बना दीवारों से। ठीक है, अच्छा, दीवार किससे बनी? ईंटों से। ठीक है, अच्छा, तो ईंट जीन हो गए, दीवार डीएनए हो गया, और डीएनए ने पूरे कंप्लीट डीएनए की लेंथ ने मिलकर के क्या बना दिया? बना दिया क्रोमोसोम बना दिया। हालांकि और चीजें भी मिक्सअप होती हैं, ठीक है, मगर वो चीज हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने आपको मोटी मोटी बात समझा दी है, ठीक है, ताकि आपको आसानी से याद रह सके। चलिए, उसके बाद क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन हैप्लॉइड सेट, ठीक, ऑफ क्रोमोसोम्स रिप्रेजेंट्स वन जीनोम। अब देखिए यहां पर टर्म आ गई है, वो है हैप्लॉइड। तो मैं आपको बता दूं कि जब क्रोमोसोम बन गया, ठीक है, तो क्रोमोसोम जो है, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर 23 का सेट होता है। ठीक, 23 का एक टाइप के, मतलब एक सेट, ठीक है, टाइप के तो नहीं कह सकते, टाइप तो अलग अलग होते हैं, शेप्स वगैरह अलग अलग होती है उनकी सबकी, तो यानी कि वो क्रोमोसोम्स होते हैं 23 क्रोमोसोम्स। अब 23 का पेयर, ठीक है, यानी कि 46, तो एक जो 23 हुआ, वन पेयर जो हो गया, एक जो हिस्सा हुआ पेयर का, उसको क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड बोलेंगे। ठीक है, तो हैप्लॉइड जो है उसके अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स आएंगे, यानी कि उसमें टोटल कितने क्रोमोसोम्स आएगा? ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, 23 आए, तो उसमें जितने भी जीन्स होंगे उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? उसे क्या बोलेंगे? जीनोम कहेंगे। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जीन्स, ठीक है, प्रेजेंट इन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीनोम, वन जीनोम। ठीक है ना, अच्छा, यानी कि और टोटल जीनोम कितना क्या हो जाएगा बॉडी का? अगर टोटल यानी कि डिप्लॉइड की बात कर ले, पूरे सेट की बात कर ले, यानी कि 23 प्लस 23 और 23, तो टोटल हो गई 46। तो 46 के अंदर जो जीनोम हो जाएगा वो ओवरऑल जीनोम हो जाएगा, तो उसे वन जीनोम नहीं कहेंगे, फिर तब 2 जीनोम हो जाएगा, क्योंकि पूरा दोनों का मिलाकर सेट हो गया वो। चलिए, क्या उसके बाद क्या है? नंबर ऑफ जीन्स in one set of chromosome range in between 10,000 to 15,000। ठीक है, क्या कह रहा है यहां पर कि जो जीन्स हैं, ठीक है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम के अंदर, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम आप समझ रहे हैं ना, 23 के अंदर, तो 23 क्रोमोसोम्स के अंदर जो जीन्स की रेंज रहेगी वो 10,000 टू 15,000 रहेगी। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन ह्यूमन इज 20,000 टू 30,000। अच्छा, क्योंकि ये तो हैप्लॉइड की बात कर ली और हम तो है डिप्लॉइड, तो टोटल ओवरऑल कितनी रहने वाली है? 20,000 टू 30,000 रहने वाली है। ठीक है ना, अच्छा, उसके बाद देखिए, ईच जीन ऑक्यूपाइज ए स्पेसिफिक पोजीशन इन ए स्पेसिफिक क्रोमोसोम। अब हर क्रोमोसोम के अंदर हर जीन की अपनी अपनी खास पोजीशन होती है। ठीक है, उस पोजीशन को, दिस पोजीशन, स्पेसिफिक पोजीशन इज कॉल्ड लोकस। इस खास पोजीशन को क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये एक इंट्रोडक्शन था जीन के बारे में। अब जो है हम लोग लेंगे आगे चल करके कि जीन, जो कि मैंने आपको बता दिया कि जीन से मिलकर के बनता है डीएनए, तो अब इनका एक्चुअली मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आगे एक थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या है, सपोज कीजिए ये है एक सेल, ठीक है, सेल में मौजूद है न्यूक्लियस। ठीक, अच्छा, तो ये अब न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है जेनेटिक मटेरियल,
जो कि कुछ इस तरीके का टेढ़ा मेढ़ा शेप का, ठीक है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कि क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, बाद में यही क्रोमेटिन अपने आप को एक शेप धारण करवा लेता है और एक क्रोमोसोम की शेप बन जाती है। ठीक है, तो अब ये जो क्रोमेटिन है या क्रोमोसोम है, ठीक है, अच्छा, तो ये क्या है कि ये क्रोमेटिन की बात कर रहे थे, क्योंकि क्रोमेटिन तो शेप बाद धारण करके बाद में क्रोमोसोम बना लेता है। तो क्रोमेटिन जो है, ठीक, इस क्रोमेटिन जो के अंदर प्रोटीन प्लस मैक्रोमोलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड, कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल? न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन मिल करके क्या बना लेते हैं? क्रोमेटिन बना लेते हैं। और ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है, डीएनए और आरएनए। तो अब आपको थोड़ी बात समझ में आ रही होगी कि एक्चुअली में क्रोमोसोम निकला है कहां से? क्रोमेटिन से। और क्रोमेटिन किससे बना है? क्रोमेटिन बना हुआ है प्रोटीन प्लस मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल कौन सा? न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के? दो टाइप के। कौन कौन से? डीएनए और आरएनए। तो अब डीएनए, ठीक है, के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे, यानी कि अब हम लोग जो न्यूक्लिक एसिड है, जो डीएनए का निर्माण है, वो कैसे हो रहा है, उसकी न्यूक्लिक एसिड की एक्चुअली में बात करेंगे। उससे बनते 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 फिर बन जाएगा आगे चल करके डीएनए, और डीएनए के पार्ट को ही कहते हैं जीन। तो इसके अंदर बहुत सारे जीन मौजूद हैं, ठीक है, और इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि जीन से ही फिर ये पूरा क्रोमोसोम बना है। राइट, यहां तक मैंने आपको पूरी अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए खैर अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लिक एसिड का जो टॉपिक है वो थोड़ा ब्रॉड टॉपिक है। ठीक है, तो उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे, बारीकी से समझेंगे, सारे स्ट्रक्चर्स को लेके चलेंगे कि कैसे होते हैं स्ट्रक्चर्स, क्या है आगे न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और उसके टाइप्स क्या है, किस तरीके से, तो वो बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।